हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के रिगार्डिंग साइंस प्लस जीके स्पेशल के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को। इससे पहले साइंस प्लस जीके स्पेशल के रिगार्डिंग हमने आपको 5 और भी प्रैक्टिस सेट्स को दिया है, तो जिन लोगों ने उन प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियोज़ की ओर और आपको बता दें कि आपकी एग्जामिनेशन बेहद ही नज़दीक आ चुके हैं। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनेशन के लिए फोकस करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस को बनाएं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियोज़ की ओर, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। यहाँ पे हमारा जो नंबर 1 क्वेश्चन है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि हु किल्ड महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी, तो नाथूराम गोडसे ने की थी। लेकिन कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। अगर यह पूछा जाए तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3 जनवरी JANUARY 3 जनवरी 1948 में। और कहाँ पे हुई थी इनकी हत्या? तो उनकी हत्या हुई थी बिरला भवन, ठीक है। उनकी हत्या जो हुई थी वो आपके बिरला भवन में हुई थी, ठीक है। बिरला भवन यानी बिरला हाउस, ठीक है, भवन लिख देते हैं। चलिए, तो आपको यहाँ पे 3 बातें सीखने के लिए मिला कि नाथूराम या जो महात्मा गांधी थे उनका हत्या किसने की थी, तो उनकी हत्या ना नाथूराम गोडसे ने की थी। और कब किया गया था? तो 30 जनवरी 1948 को किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो बिरला भवन में किया गया था, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को देखिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया इसमें आपको 3 सिखाया गया, 3 चीज़ें, तो उनको तीनों को याद रखना है। और याद रखना, हमने आपको कहा है कि जीके और जीएस के लिए आप जीएस के लिए तो अच्छे से प्रिपरेशन करें। जीएस के लिए तो जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस को बनाए, वीडियोस को देखिए, जो कि हमने भी पहले से बता के रखा है। लेकिन जीके के लिए आप सिंपली जो प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से आपको दिया जा रहा है सिर्फ उसी की तरफ फोकस करें। ज़्यादा मतलब आपको पढ़ने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे। और हम आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बताना चाहेंगे कि अभी जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं कोस्ट गार्ड के साथ साथ एनडीए के रिगार्डिंग और भी अदर एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, तो जो एनडीए के रिगार्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बता दें कि अभी अनअकैडमी का क्या हो रहा है, प्राइस हाइक होने वाला है। 20% इसका प्राइस हाइक हो जाएगा, ठीक है। 20% इसका प्राइस हाइक हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखेंगे कि पहले था आपका जो बिफोर प्राइस हाइक था उसका 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन 2000 था, लेकिन आफ्टर प्राइस हाइक के बाद इसका 2400 हो जा रहा है। यानी सभी में 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है। देख सकते हैं कि सभी में 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आपको लेना है तो अभी जल्दी से ले ले, ताकि क्या हो, आपका जो इंक्रीमेंट होने से पहले आपके पास आपको कम प्राइस में ही आपके सब्सक्रिप्शन आपको मिल सके, जिससे कि आप अच्छे से तैयारी कर सके, ठीक है। आपको पता है कि एनडीए एक सबसे बेस्ट कह सकते हैं कि जो प्लेटफॉर्म है, बेस्ट डिफेंस का सेक्शन है, जिसमें कि आपको 12th बेसिस पे लिया जाता है, ठीक है। तो ये सभी स्टूडेंट के लिए सुनहरा मौका है, तो आप इसको कभी गंवाएं नहीं, ठीक है। और साथ ही साथ आप जब इसको लेंगे, सब्सक्रिप्शन लेंगे इसका, तो आप सिंपली कोड यूज करेंगे DTN10, जिससे कि क्या होगा, आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है। तो जाइए सब्सक्रिप्शन को लीजिए और इस 2400 जो आपको यहाँ पे 2000 है, इसका अभी 2400 होने से पहले आप इसे ले लीजिए। और ये इस 2000 पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये आपका सिर्फ 1800 में आपका सब्सक्रिप्शन मिलेगा आपको 1 मंथ का, ठीक है। चलिए, तो जाकर आप इसे जरूर लीजिए और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि अनअकैडमी यहाँ पे एनडीए का क्या है, नेक्स्ट आपको 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, जिसमें कि आपको जब 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे, और ये आपका जो स्पेशल प्राइस है ये 6 मंथ और 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे है कि 6 मंथ का अगर सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 मंथ्स का एडिशनल SSB का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगा। साथ ही साथ 12th मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 12th मंथ का SSB सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार CDS और FCAT के रिगार्डिंग भी सेम है। नेक्स्ट आपका क्या है, एनडीए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के बारे में बताना चाहते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स को एनडीए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट को देना है। यहाँ पे क्या है, आपको इस मॉक टेस्ट को देने से आपको बहुत फायदे हैं। इसमें आपको 20 लाख तक प्राइजेस मिलेगा, साथ ही साथ आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। इसको लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस टेस्ट को देने के लिए आप सिंपली QR कोड को स्कैन कीजिए। फिर स्कैन करने के बाद वहाँ पे आप DTN10 का कोड डालिए और इस प्रैक्टिस सेट्स को आप इस मॉक टेस्ट को दीजिए। उसी प्रकार CDS के रिगार्डिंग सेम टू सेम इसी तरीके से है। QR कोड स्कैन कीजिए, DTN10 का कोड डालिए, देन फिर आप इस टेस्ट को दीजिए। नेक्स्ट एनडीए टारगेट 1 बैच है। जो भी स्टूडेंट एनडीए के रिगार्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो PYQ और MCQ यानी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और MCQ क्वेश्चंस का बैच चलाया जा रहा है, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल बैच है। स्टार्टिंग आपका 16 मार्च से है और आपका 5 अप्रैल तक ये एंड हो जाएगा। तो जाइए इस बैचेस का लुत्फ उठाइए, ठीक है। इसमें आपको अच्छे फैकल्टी पढ़ाएंगे, आपको अच्छे से फैकल्टी बताएंगे, जिससे कि आपको स्कोर बूस्टर आपको ये हेल्प करेगा। साथ ही साथ आपका फाइनल CDS बैच है, जिसमें कि आपको फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और MCQ क्वेश्चन बताया जाएगा। मार्च 16 से ये बैचेज स्टार्ट है, ठीक है। तो जाइए सभी स्टूडेंट्स और सभी कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करिए, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए, आप सभी स्टूडेंट्स को बता दें कि आप सभी स्टूडेंट्स को ये बताने का मेरा मकसद होता है कि आपको पता रहना चाहिए कि हाँ कब क्या हो रहा है किसी भी नए प्लेटफॉर्म पे। जो भी आपके अनअकैडमी एक बहुत आप समझ सकते हैं कि बहुत लीडिंग प्लेटफॉर्म है और बहुत पुराना प्लेटफॉर्म है और ये बढ़िया प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको जानना जरूरी होता है कि कब यहाँ पे क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो आपको सभी चीज़ जानकर चलिए।
नेक्स्ट आपका क्या है यहाँ पे, हु क्वाइंट दिस स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, किन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, ठीक है। महात्मा गांधी, अगर हम बात करें महात्मा गांधी ने किस चीज़ का नारा दिया था, उसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा MAHATMA, महात्मा गांधी ने किस चीज़ का नारा दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था करो या फिर मरो का नारा। क्या किया था उन्होंने, करो, डू एंड डाई, ठीक है, करो या मरो, डू एंड डाई, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से ध्यानचंद सरस्वती, DAYAN, दयानंद, ध्यानचंद नहीं, दयानंद सरस्वती, ठीक है। दयानंद सरस्वती जो थे उन्होंने किस चीज़ का नारा दिया था बताइए, तो दयानंद सरस्वती जो थे उन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। क्या दिया गया था, वेदों की ओर लौटो, ठीक है, वेदों की ओर लौटो का उन्होंने नारा दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन से लिखा जा रहा है कि द रेड शर्ट मूवमेंट वाज लीड बाई सॉरी, जो आपका आंदोलन रेड शर्ट था वो किनके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये आपके खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये जो साइंस और जीके क्वेश्चन होंगे इसमें ज़्यादा आपको समय नहीं देंगे, जल्दी से तेज़ी से आपको जो भी हमें जो भी बातें कहनी है उसको कह के हम आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्या है नंबर 4 क्वेश्चन है, द टाइड्स इन द सी आर प्रीमेरली ऑकर ड्यू टू, जो सी में यानी समुद्र में जो टाइड देखे जाते हैं यानी आपका ज्वार भाटा दिखा जाता है वो किस कारण से होता है, ठीक है। तो जो समुद्र में जो टाइड दिखा जाता है वो होता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ मून ऑन द अर्थ, यानी मून और अर्थ के बीच का जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट होता है उसके कारण से। आपने पढ़ा होगा कि ग्रेविटेशनल इफेक्ट क्या होता है, किसी भी दो मास के बीच में होता है, जिसमें कि ग्रेविटी के कारण क्या होता है आपका, उनका दोनों मास जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अटैक करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसी अट्रैक्शन के पावर के कारण यानी इसी ग्रेविटेशनल इफेक्ट के कारण जो मून और अर्थ के बीच का जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट होता है, इसी रीजन से क्या होता है, टाइड्स यानी आपका ज्वार भाटा समुद्र में देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है नंबर 5 क्वेश्चन। नंबर 5 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है यहाँ पे कि द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज फेल्ट मोस्ट इन द केस ऑफ, ठीक है, ठीक है। तो ये जो हरित क्रांति जो थी यानी आपका हरित क्रांति जो था वो थी या था में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, जो हरित क्रांति था ये आपके यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन था, इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव या फिर कह सकते हैं सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो गेहूं में देखा गया था यानी वीट में देखा गया था। और ये भारत में ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है, वो कब से स्टार्ट हुआ था, तो वो स्टार्ट हुआ था वो आपका 1966 से 67 के बीच में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है नंबर 6 है। नंबर 6 में लिखा जा रहा है कि एयर यानी हवा डैश होती है, हवा क्या होती है बताइए, हवा हैज़ वेट, हवा के पास मास होता है, रिमेंस व्हेन वैक्यूम, हवा वैक्यूम में होता है, डज नॉट हैव वेट, वेट नहीं होता है, नन ऑफ दिस बिल्कुल गलत है, हवा के पास वेट होता है, क्या होता है, एयर हैज़ इट्स ओन वेट, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्या है नंबर 7 क्वेश्चन, व्हाट इज केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम, सोडियम का केमिकल सिंबल कौन सा है बताइए, तो सोडियम का जो केमिकल सिंबल है वो आपका क्या है, Na, सोडियम को किससे लिखते हैं हम, Na से लिखते हैं, ठीक है। चलिए और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितने पे आता है, तो वो आपका आता है 11 नंबर पे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका क्या है नंबर 8 क्वेश्चन, रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स इज, रुधिर में पाई जाने वाली लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित पिगमेंट डैश कहलाते हैं, ठीक है। यानी रेड ब्लड सेल में जो हमारा कह सकते हैं कि रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है हमारे रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स में, वो उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल है कि जो रेड हमारा पिगमेंट प्रेजेंट होता है हमारे रेड ब्लड सेल में यानी आरबीसी में, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम हेमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, हेमोग्लोबिन, ठीक है। क्या कहते हैं, जो आपके आरबीसी में जो रेड पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं यानी रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स में जो रेड पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हेमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका है नंबर 9 क्वेश्चन। नंबर 9 में लिखा जा रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज डिनोटेड बाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम किससे लिखते हैं, तो देखिए कैल्शियम आपको पता होगा कि कैल्शियम जब आयन के फॉर्म में होता है तो Ca+2 होता है, ठीक है। और हाइड्रोक्साइड होता है OH-, क्या होता है, OH- होता है। जब इनको कंबाइन करते हैं तो Ca क्या होता है, क्रॉस हो जाता है, CaOH का होल ट्वाइस हो जाता है, क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हो गया और ये क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, तो इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या होता है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, CaOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट आपको क्या है नंबर 10 क्वेश्चन है। नंबर 10 में लिखा जा रहा है कि मेन कंपोनेंट ऑफ टोबैको इज, टोबैको का मेन कंपोनेंट यानी डैश तंबाकू का मुख्य घटक है। तो टोबैको का मेन कंपोनेंट कौन सा होता है, तो टोबैको का मेन कंपोनेंट जो होता है वो निकोटीन होता है। निकोटीन जो होता है वो टोबैको में पाया जाता है और निकोटीन अधिकतर जो भी आपके कह सकते हैं कि नशीले सब पदार्थ होते हैं उसमें ये देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है नंबर 11 है। नंबर 11 में लिखा जा रहा है कि डायमंड एंड ग्रेफाइट है। डायमंड और ग्रेफाइट क्या होते हैं, तो डायमंड एंड ग्रेफाइट क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स होते हैं। और ये किसके एलोट्रॉप्स होते हैं यानी अपरूप किसके होते हैं, तो ये कार्बन के होते हैं, ठीक है। तो डायमंड एंड ग्रेफाइट्स आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ये हमने ऐसा क्वेश्चन आपको पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है नंबर 12 क्वेश्चन है। नंबर 12 में लिखा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का क्या वैल्यू होगा इन द रिएक्शन बिलो, इस रिएक्शन में एक्स का क्या वैल्यू होगा, ठीक है।
कैसे फाइंड करेंगे, इस रिएक्शन में x का क्या वैल्यू होगा। देखिए यहाँ पे हमारा है Na2CO3 प्लस में 2HCl और ये X बना रहा है प्लस CO2 बना रहा है प्लस H2O बना रहा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है और क्या हो रहा है, हमारा वाटर बना रहा है। देखिए यहाँ पे हमारा CO2 और H2 यानी देख रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन और हमारा क्या है आपका ये ऑक्सीजन ये प्रेजेंट है, और हमारा क्या प्रेजेंट नहीं है, तो सोडियम प्रेजेंट नहीं है और Cl प्रेजेंट नहीं है। देखिए आपको इसके बारे में अगर ज़्यादा डीपली नॉलेज नहीं होगा आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में, तो आपको उतना नहीं जानना है, ठीक है। आपको सिंपली देखना है, यहाँ पे ध्यान देना है। हालांकि ये एसिड बेस रिएक्शन भी होता है, ठीक है, ये एसिड बेस रिएक्शन है, तो आपको उतना भी नहीं जान नॉलेज है, तो आप इतना देखिए कि आखिर इस साइड में क्या क्या प्रेजेंट है, क्योंकि आपको ज़्यादा टफ रिएक्शन नहीं पूछेगा। तो इस साइड में क्या क्या प्रेजेंट है, तो कार्बन प्रेजेंट है हमारा, ऑक्सीजन प्रेजेंट है और हमारा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये तीन हमारा प्रेजेंट हो चुका है। बच गया हमारा Na और Cl, क्या हो गया, बच गया है हमारा Na और Cl, ठीक है। तो इसमें NaCl यानी सोडियम और क्लोराइड मिलकर हमारा क्या बनाता है, तो आपने पढ़ा है कि सोडियम और क्लोराइड मिलकर NaCl बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ये सब तो ठीक है कि NaCl होगा, लेकिन NaCl के साथ जो NaCl का कोफिशिएंट होगा, यानी इसके पीछे जो ये सब दो और ये समथिंग लिखा हुआ है, ये इसमें क्या भराएगा, यानी कहने का मतलब आपको दोनों साइड के सोडियम और दोनों साइड के क्लोरीन को देखना पड़ेगा कि हमारा कितना नंबर में ये दोनों है, क्योंकि आपको यहाँ पे इनको इक्वेशन को बैलेंस भी करना है, क्योंकि इक्वेशन को यहाँ पे बैलेंस भी करना है। तो यहाँ पे क्या करें, यदि हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2NaCl लिख दे, तो आप देख सकते हैं कि इधर 2 सोडियम हो गया, इधर भी 2 सोडियम हो गया, देख सकते हैं। इधर हमारा क्या हो गया, सॉरी थोड़ा कॉल आ गया था, तो क्या है हमारा 2NaCl है, क्या है हमारा 2NaCl यहाँ पे हो गया, और हमारा 2 क्लोरीन देख सकते हैं, एक क्लोरीन 2 से मल्टीप्लाई है तो 2Cl हो गया, तो यहाँ पे भी 2 हो और यहाँ Cl है तो 2Cl भी हो गया। तो हमारा इक्वेशन ये बैलेंस हो चुका है। जो आंसर होगा हमारा क्या होगा, 2NaCl, जो कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा 13th है। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, ठीक है। मैग्नीशियम फॉस्फेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, तो मैग्नीशियम फॉस्फेट, देखिए मैग्नीशियम है और आपका फॉस्फेट है, आपको पता होना चाहिए मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होता है, तो मैग्नीशियम पे जो होता है वो +2 चार्ज होता है, और फॉस्फेट जो होता है उसको हम PO4-3 से लिखते हैं, यानी फॉस्फेट पे 3 चार्ज होता है, और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा फार्मूला बनता है Mg, और इसके साथ 3 हो जाता है, और PO4 के साथ क्या होता है हमारा ट्वाइस हो जाता है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, ये होगा हमारा किसका, मैग्नीशियम फॉस्फेट का। यहाँ पे लिखते हैं मैग्नीशियम MgNeSium, मैग्नीशियम फॉस्फेट, ठीक है। तो इसका आंसर होगा Mg3PO4 का होल ट्वाइस, तो मैग्नीशियम फॉस्फेट ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, नंबर 4 है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, देख लेते हैं। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लल्लू वाला क्वेश्चन है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए जितने पॉसिबल कंडीशन हो सकते हैं, जितने पॉसिबल आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हमारा द्वारा कोशिश रहता है कि वो आपको बताया जाए, ताकि एक हम जब बता देंगे तो दूसरा आप खुद से निकाल पाइएगा। तो देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 2 × 1 हो गया, प्लस में फिर क्या हमारा सल्फर है, ठीक है, क्या है सल्फर है, सल्फर का कितना होता है 32 होता है, ठीक है। तो ये हमने इसको 32 लिखा। ऑक्सीजन कितना है 4 है, तो एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये कितना हो जाएगा 16 चौके 64, ठीक है। तो ये इन दोनों को, इन तीनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 2 हो गया प्लस 32 हो गया प्लस क्या हो गया आपका 64 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 6 3 9 4 5 6 7 8 यानी 98, क्या होगा 98। ऐसे भी आपको मॉलिक्यूलर वेट आपको H2SO4 का आपको याद भी होगा, हमें लगता है बहुत सारे स्टूडेंट को याद होगा, क्योंकि इसका बहुत जगह यूज आपको मिला होगा, इवन आपके क्लास किसमें, क्लास 10th में भी, और जो GD के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको क्लास 12th में भी, ठीक है। तो ये जो 50 है इसको काट दीजिए, ऑप्शन गलत है, यहाँ पे 98 लिखिएगा, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, नंबर 15 क्वेश्चन है। नंबर 15 में क्या लिखा जा रहा है, नंबर 15 में लिखा जा रहा है कि फर्मेंटेशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। खमीर की प्रक्रिया में निम्न में से क्या बनता है, ठीक है। तो खमीर की यानी जो फर्मेंटेशन होते हैं उसमें क्या होता है, इथाइल अल्कोहल का कह सकते हैं फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इथाइल अल्कोहल यानी अल्कोहल का बनाने का एक तरीका होता है, फर्मेंटेशन से वो अल्कोहल को बनाया जाता है। तो इथाइल अल्कोहल क्या होते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्या है, नंबर 16 है आपका। नंबर 16 में लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज इन पेंसिल। पेंसिल में कौन सा एलिमेंट का यूज किया जाता है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही लल्लू टाइप का क्वेश्चन है। पेंसिल में हम ग्रेफाइट का यूज करते हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि ग्रेफाइट जो होता है ये आपका कंडक्टर होता है, CONDUCTOR कंडक्टर होता है। और ये कंडक्टर क्यों होता है, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपके, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या होता है, ये हमारा कंडक्टर होता है। नेक्स्ट आपका क्या है, और डायमंड क्या है, अभी तुरंत हमने बताया था, ये क्या है आपका एलेक्ट्रॉप्स है, एलेक्ट्रॉप्स ऑफ किसका, कार्बन का, ठीक है। नंबर 17 क्वेश्चन है। नंबर 17 में लिखा जा रहा है कि हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं, सिंपल क्वेश्चन आपको पता होगा। फादर ऑफ जेनेटिक्स हम मेंडल को कहते हैं, मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। नंबर 18 में है, नंबर 18 में लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। निम्न में से कौन सा पुनः उपयोग हो सकने वाला ऊर्जा का
नवीकरणीय स्रोत है, ठीक है, यानी दोबारा हम क्या कर सकते हैं, उसको हम उपयोग कर सकते हैं, यानी रिन्यूएबल सोर्सेज, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सा है, तो हमारा वाटर है। सिंपल सी बात है, वाटर को हम क्या कर सकते हैं, एक बार नहीं 2 बार 3 बार भी यूज कर सकते हैं। बाद बाकी अगर कोयले को हम जला दें तो दोबारा यूज नहीं कर सकते। मिनरल्स को भी हम अगर एक बार ही यूज कर सकते हैं, दोबारा उसका यूज नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, नंबर 19 में लिखा जा रहा है कि द स्पीड ऑफ बॉडी इन मोशन इज कैलकुलेटेड बाई। कोई बॉडी अगर क्या है आपका कोई मोशन में है तो उसकी स्पीड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम कैसे उसकी स्पीड को कैलकुलेट करेंगे, कितना वो दूरी तय किया और कितने समय में तय किया, उसका रेशियो जो होगा वो आपको क्या बताएगा, उसके स्पीड को बताएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, नंबर 20 क्वेश्चन। नंबर 20 में लिखा जा रहा है कि व्हेन डज अ सोलर इक्लिप्स ऑकर। सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण कब होता है बताइए, जब मून जो होता है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। जब मून जो होता है, जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, चंद्रमा के सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य आने से क्या होता है, हमारा सोलर इक्लिप्स ऑकर होता है, जिसे कि हम सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मून के जब सन और अर्थ के बीच में आ जाने से जो प्रक्रिया होगी, यानी उस समय जो होगा, उस जो कंडीशन होगा, उसे हम क्या कहेंगे, सोलर इक्लिप्स कहेंगे, ठीक है। तो ये क्या थे आपके 20 क्वेश्चन से जो कि हमने यहाँ पे आपको बताया है। और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और ध्यान से सारे वीडियोज़ को देखिए, ध्यानपूर्वक सभी को अच्छे से पढ़ाई कीजिए और देन फिर जाके एग्जामिनेशन को दीजिए, ठीक है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।